हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आपने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा। आज लोकसभा के अंदर एक ऐसा स्पीच दिया गया जो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक नेशनल अलर्ट है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक वार्निंग है। वेस्ट एशिया में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उन देशों का इश्यू नहीं है, इसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और फ्यूचर प्लानिंग पर डायरेक्ट पड़ेगा। और इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि स्पीच के अंदर क्या बोला गया, बल्कि हम समझेंगे कि उसका रियल मीनिंग क्या है, इंडिया का एक्चुअल प्लान क्या है और हमारे फ्यूचर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इज समथिंग एवरी इंडियन मस्ट अंडरस्टैंड। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं डिस्कशन। देखो, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हमें समझने की जरूरत है। वेस्ट एशिया जो दुनिया का सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल रीजन है, वहां एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो लोकसभा में एड्रेस दिया वो एक स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस का सिग्नल है। ये स्पीच एक्चुअली में तीन चीजों पर आधारित है, जिसमें ग्लोबल इंपैक्ट पर बात करी जा रही है, इंडिया की इंटरनल प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए और फ्यूचर के रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑलरेडी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है। तो ये वॉर जो कि ग्लोबल क्राइसिस के रूप में हमें नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो, अब वेस्ट एशिया का वॉर एक रीजनल इश्यू नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। जैसे आप इस स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि कन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड है, कई वीक से चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर आ रहा है, इसका सप्लाई चेन्स इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है उसके होने की वजह से इसका डायरेक्ट इंपैक्ट एनर्जी प्राइसेस पर पड़ता है। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए तो ये एक सीरियस कंसर्न है, जिसमें इंडिया का सन बिल्कुल क्लियर है कि हम पीस, डायलॉग, स्टेबिलिटी, क्योंकि वॉर का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो हमेशा इकोनॉमी को होता है। तो पीस, डायलॉग और स्टेबिलिटी पर बात करने के लिए इंडिया हमेशा अपना स्टैंड, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, इस पर रखने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ में मेजर चैलेंजेस जो कि इस स्पीच के अंदर हाईलाइट किए गए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इंडिया के सामने तीन मेन चैलेंजेस जिनको रखा गया, उसमें पहला है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। लाखों इंडियंस गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, उनको सेफली इवैक्यूएट करना एक बड़ा चैलेंज है। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट, इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 80% इंपोर्ट करता है और एलपीजी का अराउंड 60% इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब है तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमी दोनों हिट होंगे। एंड तीसरे नंबर पर हमें नजर आएगा नेशनल सिक्योरिटी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं, दुनिया का मोस्ट क्रिटिकल ऑयल रूट, अगर यहां पर डिस्ट्रप्शन होता है तो ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स कर सकता है। और इसीलिए आपको दुनिया भर के जितने भी पावरफुल लीडर है वो सब घबराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक ट्रिपल थ्रेट सिचुएशन है हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, इसके बाद इसके अंदर, अपनी स्पीच के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑपरेशन सेफ रिटर्न की बात करी, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। इस भाषण के अंदर लगभग 3,75,000 से ज्यादा भारतीयों को सेफली इवैक्यूएट किया गया। ईरान से भी इवैक्यूएशन हुआ लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों का। तो ये हमें शो करता है कि इंडिया सिर्फ प्लानिंग नहीं करता, बल्कि इनका एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग है। 24/7 कंट्रोल रूम्स स्टैब्लिश करे गए हैं, हाई लेवल मॉनिटरिंग चल रही है और डायरेक्ट पीएम लेवल पर उसका कम्युनिकेशन है। तो ये एक एग्जांपल है कि इंडिया के क्राइसिस मैनेजमेंट की कैपेसिटी किस प्रकार की है। अब एक एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हमें समझना यहां पर जरूरी होगा। पहले इंडिया लिमिटेड कंट्रीज से अपने ऑयल को इंपोर्ट करता था, लेकिन अब सप्लाई 40+ कंट्रीज तक एक्सपेंड कर चुका है। इसका मतलब क्या है? रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडेंसी जो हमारी रहती है उसको रिड्यूस करना, स्ट्रैटेजिक हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भाग है जो इंडिया को फ्यूचर शॉक्स से प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व पर भी इसमें बात करेगी। अब हम इस पर बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या है। इंडिया के पास 53 मिलियन मैट्रिक टन रिजर्व ऑलरेडी है, 65 मिलियन मैट्रिक टन तक एक्सपेंशन हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर वॉर की वजह से ऑयल सप्लाई रुक भी जाए तो इंडिया कुछ टाइम तक सरवाइव कर सकता है। और ये एक
इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी इस अर्थव्यवस्था के लिए। कई सारे इस भाषण के अंदर ऑल्टरनेटिव एनर्जी पुश भी दिए गए, तो भाई इंडिया सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इसीलिए 3 मेजर स्टेप्स यहां पर लिए गए हैं कि हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करें, उसको 1.5% से 20% तक लेकर जाएं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक्सपेंशन करा जा रहा है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करेगा, पॉल्यूशन को कम करेगा और इससे हमारी इकोनॉमी स्टेबल रखेगी। तो ये एक क्लियर शिफ्ट है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट एनर्जी सिस्टम की तरफ। इसके बाद इस लेक्चर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर्स की प्रोटेक्शन पर भी बात करी। उन्होंने कहा कि वॉर का इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है। ग्लोबल प्राइसेस 3000 तक, लेकिन इंडियन फार्मर्स को 300 से कम में सप्लाई मिलती है। वो कैसे? गवर्नमेंट ने बफर और सब्सिडी सिस्टम को यूज किया है ताकि फार्मर्स को इसका शौक ना लगे। और यही एक उदाहरण है कि इकोनॉमिक शील्डिंग किस प्रकार का मैकेनिज्म हमारे देश के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। ऐसे ही फर्टिलाइजर सेल्फ रिलायंस पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि भाई इंडिया फर्टिलाइजर में भी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रहा है। 6 नए यूरिया प्लांट्स लगाए गए हैं, प्रोडक्शन को बूस्ट किया गया है, डीएपी और एनपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है और नैनो यूरिया इनोवेशन पर भी काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें इंश्योर करती है ना कि भाई फ्यूचर क्राइसिस में एग्रीकल्चर प्रभावित ना हो। इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर बैकबोन। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस लेक्चर के अंदर पावर एंड कोल को लेकर अपनी रेडीनेस के ऊपर भी बात करी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है और इंडिया प्रिपेयर्ड है कि 100 करोड़ टन कोल प्रोडक्शन हो रहा है, एडुकेट स्टॉक है हमारे पास और 24/7 इसकी मॉनिटरिंग भी करी जा रही है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी क्राइसिस का रिस्क मिनिमम है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ कितना इंप्रूव्ड है। ऐसे ही ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन पर भी यहां पर बात करी गई। फ्यूचर को लेकर यहां पर टिप्पणी करी गई कि भी 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेस से हम लेकर आएंगे। 250 गीगावाट कैपेसिटी को बिल्ड करा जाएगा, सोलर एक्सपेंशन करा जाएगा, हाइड्रोजन मिशन पर काम करा जाएगा। तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडिया ग्रेजुअली फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंसी से बाहर आ रहा है। इन बातों से ये चीज क्लियर हो जाती है। इस लेक्चर के अंदर प्राइम मिनिस्टर के एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर भी बात करेगी। इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसमें इंडिया का स्टांस क्लियर है। पीस एंड ह्यूमैनिटी, टेररिज्म का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एंड सेफ ट्रेड रूट्स। इंडिया किसी की साइड नहीं ले रहा है बल्कि स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। ये इनका शुरुआत से ही स्टांस है, जो कि एक बैलेंस डिप्लोमेटिक मॉडल के रूप में हमें क्लियरली नजर आता है। इसके साथ इनके इस लेक्चर के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी अलर्ट भी दिया गया। ये अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर हमें समझना है कि इंडिया ने इंटरनल अलर्ट इश्यू किया है कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, हमारी जो स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस है और इसके साथ जो सिटीजन है उनको भी बोला गया है कि फेक न्यूज से आपको बचना है, पैनिक क्रिएट ना करें। तो ये क्या है? ये एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है जिसमें इन सभी चीजों से हमें अलर्ट रहना है। तो फाइनली इंडिया का अप्रोच क्या है? ह्यूमन सेफ्टी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड फ्यूचर प्लानिंग। इसी को कहते हैं 360 डिग्री क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल। इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है बल्कि प्रोएक्टिवली फ्यूचर बिल्ड को पे करने पर भी काम कर रहा है। तो अब आप मुझे यहां पर बताएं, क्या इंडिया की ये स्ट्रैटेजी सफिशिएंट है? क्या हम फ्यूचर के शॉक से सेफ है? तो कमेंट करें अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर करना है। अपने किसी साथी के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल कोर्सेज हैं इनको जरूर देखें। आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे एप्लीकेशन ED24 पर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। डेली करंट अफेयर क्विजेज एंड जीएस के हर कोर्सेज की डिटेल्ड PDF ई बुक्स एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए।